बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से हम आपको वेलकम करेंगे। सवाल ये है, इस वक्त सबसे अहम सवाल कि कौन बनेगा निगरान वज़ीर आज़म। हर 3 घंटे के बाद कोई ना कोई एक नाम ऐसा है जो मंजर आम पर आ जाता है। इतने ढेर सारी एक लाइन लगी हुई है कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए किसको मुंतखब किया जाएगा, इसके ऊपर तो बात करेंगे। मगर इसके अलावा एक और बड़ा ही अहम मगर सेंसिटिव मामला भी है, वो है साइफर का। जिस साइफर से सियासी बहरान पाकिस्तान के अंदर पैदा हुआ, 16 महीने के बाद आज फिर से वही साइफर दोबारा से अपना फन फैलाए हुए खड़ा है। ये मलबा कौन उठाएगा, या किसके कंधों पर डाला जाएगा, ये मैं आमिर साहब से जानूंगी। और जाती हुई हुकूमत जो अपने अंधे वार कर रही है, सिंध हुकूमत भी हमने देखा है कि पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ हुआ बिल्कुल उसी डगर पर चल रही है। सिंध गवर्नमेंट ने जाते दिनों में 31 बिल्स और अरबों रुपए के जो फंड्स हैं वो मंजूर कर लिए। सीरिया के तनाज़ात को एक लामुतनाही सिलसिला है। आज फिर से एक लंबी दास्तान आप लोगों के सामने हम रखेंगे, शेयर करेंगे। आमिर साहब, निगरान वज़ीर आज़म वाला सवाल तो अपनी जगह पर है, मगर खबर ये भी आ गई कि नवाज शरीफ साहब भी आ रहे हैं वापस। जी, पहले तो मैं निगरान का बताता हूँ, उससे रिलेटेड ही नवाज शरीफ साहब का आना है कि मेरे ख्याल अब जो पहले तो ये बार बार अब कह चुके हैं, इतनी दफ़ा दोहरा चुके हैं कि इस मुल्क का खुदा ही हाफ़िज़ है कि ये सारा फैसला लग ही रहा है। तासुर ये दिया जा रहा है कि राजा रियाज के कंधों पे आ गया, मगर हकीकत ये है कि ये जो डिले हो रहा है, ये मौखर हो रहा है, जो है इतना टाइम लग रहा है जो है, तो उससे इत्तफ़ाक़ राय नहीं पैदा हो रहा। तो इत्तफ़ाक़ राय के मतलब ये अख़ज़ किया जा सकता है कि बाकी कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिसको इख्तलाफ होता, जो नाम जहाँ से आना था कि उसमें शहबाज शरीफ को मैं नहीं मान सकता कि कोई एतराज़ होगा, ना ही राजा रियाज साहब की औकात है कि वो एतराज़ कर सके। देखिए ना, पीटी की गवर्नमेंट में बिल्कुल सारा उनके ख़िलाफ़ लोग बहुत ज़्यादा जो है एक मजम्मती ही हो गया हुआ था कि बुरे हालात है, महंगाई, और जो ही उनकी गई तो वो सारा मलबा पीडीएम गवर्नमेंट पे आ गया। अब वो पीडीएम के बाद जब उन्होंने चले जाना है और जो निगरान गवर्नमेंट आ रही है, मसाइल तो वही है, महंगाई वही है, वही इलेक्ट्रिसिटी के मसाइल, वही पेट्रोल के मसाइल, वही गैस के मसाइल, तो वो जो है लोग भूल जाते हैं। तो अब ध्यान एकदम इस बात का इम्कान हो सकता है कि वो इम्कान क्या, कभी इम्कान है कि वो इस तरफ आ जाएगा। पिछली गवर्नमेंट को लोग भूल जाते हैं नहीं, और ख़ास तौर पे अगर ये स्टैंडर्ड हुई 6-8 महीने चल गई तो जो गवर्नमेंट ऑफ द डे होती है उसके ऊपर वो मलबा गिरता है। तो वो ये कह सकेंगे आइंदा जब कभी भी इलेक्शन होंगे तो वो उनका फेवरेट थीम है और फेवरेट जो उनको रिवाइव करता है वो वोट को इज्जत दो, मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा, तो वो एंटी स्टैब्लिशमेंट लाइन है। ये 15 दिनों में उनके ऊपर छाप लग चुकी है कि ये जो कहते थे सिलेक्टेड, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह सिलेक्टेड से बहुत ओवर सिलेक्शन की नेक्स्ट लेवल पे जाके इन्होंने जो है ना परफॉर्मेंस दिखाई है और ताबेदारी की है। तो ये अब ये कह के ये एक तीर में 2 शिकार है कि एक तो ये है कि वो सारा वो जो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का जो है ना बयानिया वो फिर होगा, एक तो शहबाज शरीफ साहब उससे आउट हो जाते हैं कि जनाब ये भी जो 15 दिन में हुआ मैं उसका ज़िम्मेदार नहीं हूँ, और ये आइंदा जो अगर 3 महीने से 6 महीने 8 महीने होगा इससे तो मेरा बिल्कुल ही कोई ताल्लुक नहीं है, ना हमारी हुकूमत है, ना मेरी मर्ज़ी का वज़ीर आज़म है। तो ये इसका इल्ज़ाम किसी और को दीजिएगा, तो ये एक मुझे इसके अंदर सियासी गेम लगती है। और अगर इत्तफ़ाक़ राय नहीं होता ये, तब अगर इत्तफ़ाक़ राय आता है तब भी ये है कि उन्होंने वक्ती तौर पर समझौता, मगर किसी वक्त भी वो उसके ख़िलाफ़ बगावत का ऐलान कर देंगे जब देखेंगे कि हालात। सो इसलिए निगरान हुकूमत आसान नहीं है। पंजाब की निगरान हुकूमत के ऊपर इतना या केपी के मलबा नहीं आया था क्योंकि उस वक्त जो है वफाक में ये लोग बैठे थे, लोगों का ध्यान पीडीएम की तरफ था। अब पीडीएम जब ख़त्म हो जाएगी, ये गवर्नमेंट चली गई है, तो अब सारा निगरानों के ऊपर जो भी उस वक्त मुल्क के मसाइल होंगे, चाहे वो गवर्नेंस के हों, महंगाई के हों, खुदा न खास्ता कोई दहशत गर्दी का अगर वाक़या हो जाता है तो वो सारे का सारा मलबा जो है वो उस गवर्नमेंट पे गुजरना है। तो इसलिए उनके लिए भी ये इतनी बड़ी वो विंडो नहीं है कि ये, क्योंकि पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, ख़ास तौर पे जो मुआशी मसाइल है, ये कोई दिनों की बात, हफ्तों या महीनों की नहीं, ये सालों की मसाइल। तो जितना मर्जी कोई ड्रीम प्रोजेक्ट भी, कोई जो है मैं कह रहा हूँ कोई जादूगर भी आ जाए और यूँ करके वो अपना मैजिक वॉन्ड हिलाए और छड़ी हिला दे, तो भी जो है ना ये महीनों के अंदर ठीक नहीं हो सकता। तो ये इसलिए
उनको केयरफुल रहना पड़ेगा, निगरान के ऊपर ये प्रेशर होगा। हाँ, मैं ये समझता हूँ दूसरा ये है कि शख्स से, ये इसलिए कि उससे रिफ्लेक्ट होगा कि इनका एजेंडा क्या है, एजेंडा क्या ये क्या और शख्सियत से फ़र्क पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जुनेजा साहब का जो है पूरी गैर जो पार्टी इलेक्शन हुए थे वो, तो उसके ऊपर से पूरे पाकिस्तान से चुन के ज़िया साहब ने जुनेजा साहब को इसलिए चुना था कि उनका ये ख्याल था ये सबसे डोसाइल होंगे और ये बिल्कुल रबर स्टैंड प्राइम मिनिस्टर होंगे। और अब 50 साल के अंदर उन जैसा दबंग कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं नज़र आता कि वो बड़े मुश्किल हालात के अंदर वो खड़े हो गए थे। तो ये जो आएगा उससे थोड़ा पता लग जाएगा वो कितना बेंडेबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई डिप्लोमेट या कोई जज जो है उसके लिए एक रूल्स की बहुत ज़्यादा कैसे, तो जावेद इकबाल साहब के बाद अब ये जो जजों जो रिटायर्ड जज तारड़ साहब और ये जिस तरह के वो आते रहे हैं, उसके बाद तो वो उन जजेस के ऊपर भी जो हो रहता है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब कोई जल्दी महीने तो छोड़े, अभी आ रहे हैं। अगर उन्होंने आना होता तो देखें उनकी अपनी गवर्नमेंट थी, अपनी गवर्नमेंट में उनको एक प्रोसीजर से गुजरना है, एक लीगल प्रोसेस है, उनको अभी जो है अदालत के सामने पेश होना है, फौरी तौर पर जेल में जाना है, फिर अदालत से अपनी बेल करवानी है, फिर वो अपनी मफरूरी का एक इल्ज़ाम जो है वो ख़त्म करवाना है। अभी वो अपनी गवर्नमेंट जब नहीं होती तो एग्जेक्टिव ऑर्डर नहीं, अगर फेवरेबल भी गवर्नमेंट हो, कभी भी उनकी कोई जो है मर्जी के या हम ख्याल लोग हों, मगर एग्जेक्टिव ऑर्डर तो नहीं कि खबरदार के आईजी साहब ये कि पुलों के हाथ लेके गुलपाशी कर रहे होंगे, वो हालात नहीं होंगे। अभी देखना चाहिए कई सालों के बाद वो वतन वापस आ रहे हैं, साजगार हालात नजर आ रहे हैं तो वापस आ रहे हैं, नहीं साजगार वो ये इंडिकेटर जरूर होगा अगर साजगार, मगर मुझे नहीं लगता, मैं कोई जो सियासी मंतक के हवाले से कह रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि वो महीना बाद क्या वो जब बिल्कुल अब वो चांस नहीं लेंगे, 100% जब श्योर होंगे कि अभी हालात हमारे साजगार हो गए हैं, मैं आऊँगा तो मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा और मुझे एक 5 स्टार ट्रीटमेंट 7 स्टार जो है ट्रीटमेंट मिलेगा, तो तभी वो आएंगे। नथिंग शॉर्ट ऑफ दैट। वैसे शहबाज शरीफ साहब कह चुके हैं अगर उनकी पार्टी इलेक्शन जीती है तो ये 15 महीने से हम सुन रहे हैं, 15 महीने से सुन रहे हैं कि अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं, और ये 15-20 महीने का कई दफ़ा कई लोग ये कह चुके हैं दावा कि मैं बता रहा हूँ मेरी बात हुई है और मियाँ साहब आ रहे हैं। मियाँ साहब मुझे नहीं लगता आ रहे हैं। चलिए ठीक है, अब आमिर साहब बात आ जाती है उस एक अहम इशू के ऊपर जो 7 मार्च 2022 से आगे बढ़ा था, उसके ऊपर भी आते हैं। उसने एक अजीब तहलका मचाया हुआ है। मगर सबसे पहले जब हम अदालतों की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बात करते हैं। जजमेंट एक्ट केस है जो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट केस है। कल एक बहुत ही अहम प्रोसीडिंग है, कल एक अहम फैसला आने वाला है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आप? ये कल जो है जो 184(3) के ऊपर अपील दायर करने का जो कानून बनाया था पिछली गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट जो है केस, उसके अंदर आज खुद जो नोटिस लिया जाता है 184(3) के तहत, उसके अंदर क्योंकि अपील नहीं होती तो ये अपील का हक मांगा गया था। और जब ये मुकदमा चला तो उस वक्त का तनाजुर मैं थोड़ा सा बता दूं कि इसकी क्या अहमियत है। 2-3 वजूहत से इस केस की बहुत अहमियत है। तनाजुर ये था कि उस वक्त ये केस अदालत के अंदर चल रहा था कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए या नहीं जाने, और ये उनको अंदेशा था कि सुप्रीम कोर्ट जो है ये फैसला दे देगी कि ये नहीं हो सकते। जो उन्होंने फैसला दिया इम्प्लीमेंट नहीं किया, मगर उनका था कि अगर ये एडवर्स फैसला आ जाए और गैर आइनी जो कि उनका ये कदम था उसके, तो वो उसको अपील में जाके उसको तब्दील कर सकें। तो इस अंदर एक ये था कि बदनीति क्या अदालत उसको ठहराती है कि नहीं ठहराती, इसीलिए उस बेंच के ऊपर बेतहाशा एतराज़ किया गया कि जी वही ये ट्रोइका है जी, ये मैं नहीं कह रहा, ये ओपनली जलसों के अंदर पार्लियामेंट के अंदर ये कहा जाता रहा कि ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल थे, जस्टिस एजाजुल हसन थे, जस्टिस मुनीब अख्तर के जी वही एक 3 जज हैं, और ये बेंच के ऊपर एतराज़ात आ गए और उसके बाद फिर ये फैसला महफूज हो गया। तो अब इसकी इम्पोर्टेंस ये है गो के वो जिसके लिए किया जा रहा था, एक तो उस केस के हवाले से था, वो 90 दिन तो क्या अब 180 दिन के ऊपर भी 200 दिन 2 सेंचुरियाँ हो गई हुई हैं, और पता नहीं आगे कितने और सेंचुरियाँ हो जाएं, तो वो उसकी वो अहमियत वक्ती तौर पे तो रह गई है। मगर ये बहरहाल ये अपील के राइट का जो है ये एक बहस ये भी है इसके अंदर जो फैसला आना है कि आया
अपील के लिए, क्योंकि 184(3) जो है एक आइनी शिक है, इसकी तरमीम के लिए आइनी तरमीम करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी। ये सिंपल जो गवर्नमेंट का ये स्टांस था कि नहीं, ये कानून के ज़रिए तब्दील किया जा सकता है, रूल्स के ज़रिए तब्दील किया जा सकता है, तो ये एक आइंदा आने वाले उस पर भी होगा। दूसरी सबसे बड़ी इसकी ज़्यादा अहम बात इसकी ये है कि ये बहुत ज़्यादा तनकीद आ रही है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि ये जो है इस तरह के प्रेशर से डर कर, क्योंकि उनके ऊपर जो हमले हुए हैं पिछले ये 7-8 महीने में, डायरेक्टली नाम ले लेके जजेस का, 3 का बेंच, 8 का बेंच, तस्वीरें लगा के चैनल्स पे, और जो मैंने कम अज़ कम मेरा नहीं ख्याल है कि जस्टिस मुनीर को तो उस ज़माने में इस तरह का सेंसरशिप थी, वो पॉसिबल ही नहीं है। किसी जिन्होंने भुट्टो साहब को फांसी दी उन जजेस के साथ भी ये सलूक नहीं हुआ जो इन जजेस के साथ बगैर किसी को फांसी लगाए जो हुआ है। और क्या केसेस का फैसला ना करने पे इन्होंने जो नहीं किए हुए थे, क्योंकि इनको प्रेशर आ रहा था, जो ही कोई फैसला आता था उसके ऊपर ये अटैक शुरू हो जाता था। तो ये इसकी टाइमिंग इंपॉर्टेंट आ गई है कि आज वो गवर्नमेंट जो है ना, नोटिफिकेशन दोपहर को आया है, कल ये फैसला जो महफूज किया गया हुआ था इसका आ रहा है। तो ये देखना है क्या ये इब्तिदा है, वो जो रुके हुए फैसलों की एक लंबी कतार है, स्टार्टिंग फ्रॉम जो नैब की तरमीम का कानून है, उसके बाद से ये प्रोसीजर वाला बिल है, उसके बाद जो है और कई बिल हैं अभी जो बाद में, तो खैर ये तौहीन अदालत और ये जो है फिर और बेताशा ये पिछले चंद दिनों में बड़े बड़े कंट्रोवर्शियल बिल जो आ चुके हैं, तो वो तमाम बिल जो कि चैलेंज हुए हैं अदालत में 90 दिन का भी इम्प्लीमेंटेशन का, क्योंकि अब क्योंकि उसका फ़ायदा कोई नहीं है वैसे, मगर फिर भी इम्प्लीमेंटेशन का वो शहबाज शरीफ साहब को जाने के बाद ही बुला ले। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल जो 1988 की जो 1990 के अंदर बहाल की गई थी, फैसला आ गया था जुनेजो साहब की जो डिसोल्यूशन हुई थी 1988 में, तो वो ज़ियाउल हक साहब के गुजर जाने के बाद आया कि वो गलत था, मगर साथ में कहा कि क्योंकि अब वो फैसला आ चुका है, अगेन वो फिर असलम बेग साहब ने क्लेम किया था लेटर ऑन कि जी ये मैंने करवाया है, बाद में उससे मुकर गए थे। तो वो उन्होंने कहा जब इलेक्शन का क्योंकि इंतजाम हो गया है तो इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी अप्लाई करके उनके जब इलेक्शन करवा लें तो वो मौके पे नहीं किया जाता, मगर बाद में तो कम अज़ कम ये करेक्शन हो जाएगी कि आइंदा, वरना ये रवायत बन जाएगी कि हर गवर्नमेंट कहेगी, तो बन तो चुकी भी है कि ना हमारे फोर्सेस नहीं है, कच्चे के इलाके में मसाइल हैं, और जो है बहाना बनाया जा सकता ये इसका अब भी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से ये जस्टिस अताब बंदयाल साहब अब जाने वाले हैं, मगर इनका कहना कि जी ये मैंने फैसला दे दिया, इम्प्लीमेंट करवाना जो है इसका तारीख फैसला करेंगे। अगले चीफ जस्टिस जो आ रहे हैं उनके हवाले से भी आमिर साहब ये केसेस को लेके बहुत सारे मामलात हैं, इंशाल्लाह ताला देखेंगे कि उम्मीद है कि अच्छे की तरफ ही हो। मुझे साइफर की तरफ भी बढ़ना है, मगर उससे पहले इस गुफ्तगू में शामिल कर लेते हैं हमारे साथ इस वक्त सीनियर सियासतदान है मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है सर। थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। जी आमिर साहब। जी, मैं मुस्तफ़ा खोखर साहब सिर्फ सियासतदान सीनियर नहीं है, ये बैरिस्टर भी हैं, तो ये मैं चाह रहा हूँ कि पहले इनसे इस पे ले लेता हूँ कि ये जो अहमियत है कि हमारे जो काफ़ी इस वक्त हमें शिकायत हैं कि पिछले चंद महीनों में जो कुछ हुआ, काफ़ी लोगों ने और काफ़ी हद तक कई दफ़ा जायज़ भी शिकायत रही कि अदालतें अगर अपना हौसला करती और फैसला कर देती वन वे और अनदर, जो भी उनके ऊपर तनकीद, तो फिर हिस्ट्री फैसला करती, वो लेटी रही। तो ये जो कल आ रहा है फैसला रिव्यू के ऊपर 184(3) के अपील के ऊपर, तो इसको आप इसका क्या तनाजुर देखते हैं, क्या अहमियत है इसकी आपकी नज़र में? जी शुक्रिया आमिर भाई। हम सब के इल्म में है कि पिछली इस मुल्क में तकरीबन 2 दहाइयों से जो जुडिशल एक्टिविज्म रहा, उसके ऊपर तो तकरीबन माशरे पूरे में कंसेंसस है कि ये अनब्रिडल्ड पावर्स हैं, अनचेक पावर्स हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इंजॉय करते हैं, और इनके ऊपर एक चेक होना चाहिए। हमने फ़खार चौधरी साहब के दौर में जुडिशल एक्टिविज्म देखा, और फिर हमने उस जुडिशल एक्टिविज्म की ऐसी इंतहा देखी कि जिसके नतीजे में पाकिस्तान को और पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स को, अवाम को बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो थे वो जुर्मानों में भी अदा करने पड़े। तो ये हमारे माशरे में और लीगल फ्रेटर्निटी में एक कंसेंसस है कि ये जो पावर्स हैं ये रेगुलेट होनी चाहिए, और ये रेगुलेट होने के बाद फिर उसमें एक अपील का भी हक होना चाहिए।
क्योंकि ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है कि आप एक शख्स को के केस के ऊपर शो मोटो नोटिस देकर फैसला कर देते हैं और फिर उसके पास कोई और फोरम बचता नहीं है जहां पर जाकर वो अपना मौकफ या कोई अपील दोबारा दायर कर सके। और अमूमन देखने में ये आया कि जब सुप्रीम कोर्ट किसी मामले में नोटिस लेकर और वो मामला नीचे लोअर जुडिशरी को भेज देती है तो वहां पर लोअर जुडिशरी में भी इंसाफ नहीं मिलता कि ऊपर सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर पहले ये कह चुकी है, तो अगर हमने उसके कॉन्ट्री व्यू लिया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो देयरफॉर आई थिंक कि 184(3) की जो पावर्स हैं वो रेगुलेट होने की अशद जरूरत है। हमारी लीगल फ्रेटर्निटी में उसके ऊपर कंसेंसस है और गवर्नमेंट ने जो लॉ पास किया, ऑल्दो इस गवर्नमेंट ने बहुत से ऐसे लॉज पास किए जिनकी मैं कतई हिमायत नहीं करता, जो इंसानी हकूक के खिलाफ है, जो फंडामेंटल हमारे राइट्स के चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसके खिलाफ है, लेकिन दिस लॉ ये वक्त की जरूरत थी। और मैं सेनेटर साहब बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ कि वो एक बहुत बड़ा कंसेंसस है कि ये 184(3) जो है इसका जिस तरीके से इस्तेमाल होता रहा और इसके अंदर अपील का राइट देना चाहिए। मिसयूज़ क्योंकि इसका बहुत होता रहा, वैसे भी होना चाहिए। मगर इसके ऊपर जो दो सवाल है मैं आपका उस पर पूछ जाता हूँ। एक कि जिस तनाजुर में जब दिया गया था वहाँ एक बदनीति का भी थोड़ा सा शक पड़ता था कि ये 90 डेज़ की उसको रुकवाने के लिए किया जा रहा है। दूसरा एक बहस है कि ये चीज़ तो बहुत अच्छी है, बिल्कुल हमारे आपके सबके एक ही ख्याल आता है, मगर इसके लिए आईनी तरमीम की ज़रूरत है। आपका एज अ बैरिस्टर क्या इस पे व्यू है? देखिए, ये बहस तो अपनी जगह बार तौर मौजूद है कि क्या सुप्रीम कोर्ट रूल्स को अंडर द लॉ अमेंड किया जा सकता है या फिर उसके लिए आपको 184(3) की जो पावर्स हैं उनको अमेंड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और ये दोनों जो व्यूज हैं इनके अपने अपने प्रोपोनेंट्स भी हैं, प्रोज एंड कॉन्स भी हैं, लेकिन गुजारिश ये है कि सुप्रीम कोर्ट हर इदारा अपनी पावर्स अपने डोमेन के अंदर इंफ्रिंजमेंट के लिए बहुत सेंसिटिव होता है। पार्लियामेंट की डोमेन हो उसकी किसी को परवाह नहीं, और पार्लियामेंट की डोमेन के अंदर अगर वो कोई काम ऐसा करते हैं कि जिसके नतीजे में जो एक बड़ा लॉन्ग स्टैंडिंग इशू जो एड्रेस होने चाहिए वो नहीं हो पा रहा। अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए जो नंबर्स हैं वो तो हमारे पास कभी भी नहीं आ पाएगी। अगली असेंबली भी एक हौच पौच ही रहेगी, तो क्या हम उसके साथ कंटिन्यू करें? और फिर अगर ऐसा नहीं है तो क्या सुप्रीम कोर्ट रूल्स के अंदर सुप्रीम कोर्ट खुद तो तरमीम करने की मिजाज है, वो क्यों नहीं करते इसके अंदर, वो कोई आगे कदम नहीं बढ़ाते? तो ये सुप्रीम कोर्ट की जो ट्रांसपेरेंसी है, केसेस की जो फिक्सेशन है, अभी जो पूरा हमारा पॉलिटिकल क्राइसिस है, ये पॉलिटिकल क्राइसिस ना बनता, सुप्रीम कोर्ट दो हिस्सों में ना तकसीम होती, अगर ये आर्बिट्ररीली बेंच फिक्सेशन ना हो रही होती। इन तमाम पॉलिटिकल क्राइसिस का हल ये था कि सुप्रीम कोर्ट एक पूरी सुप्रीम कोर्ट बैठती, चीफ जस्टिस साहब पूरी सुप्रीम कोर्ट पर मुश्तमिल एक बेंच तश्कील देते और उसके जो फैसले होते वो सबके लिए काबिल कबूल होते। तो ये हमारे यहाँ एक अनफॉर्चुनेट अब मामला ऐसा बन गया है कि सुप्रीम कोर्ट भी दो हिस्सों में तकसीम है। जुडिशल पॉलिटिक्स ने बहुत ज्यादा चीजों को अपने गलबे में लिया हुआ है। तो इसमें जो लॉ गवर्नमेंट ने पास किया है, आई थिंक द गवर्नमेंट हैड उनकी एक फेयर पोजीशन है और उस फेयर पोजीशन में सुप्रीम कोर्ट को अपनी ईगो की प्रॉब्लम नहीं बनानी चाहिए एंड दे शुड लेट द लॉ गवर्नमेंट गो अहेड विद द लॉ। मैं बिल्कुल सेनेटर साहब आपके पास आपका व्यू लेता हूं, मगर मैं पहले वैसे तो तमाम नाजरीन को सारा दिन इसके ऊपर डिस्कशन होती रही। पता ही है कि जो साइफर की जो एक कंट्रोवर्सी हुई जिसके इर्द गिर्द काफ़ी महीनों से जो है, अब तो मतलब 15-16 महीने से जब से पीटीआई गवर्नमेंट गई है इसके ऊपर बहस चलती रही है, सियासत उसके इर्द गिर्द रही। तो आज उसके अंदर एक मज़ीद एक डेवलपमेंट हुई कि एक अमरीकी जो है जरीदे के अंदर उसके मुबैना कंटेंट्स छपे कि ये कंटेंट्स हैं। तो उसके बाद फिर स्टेट डिपार्टमेंट ने, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने ओन या डिसओन नहीं उसको किया, मगर अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट से जब पूछा गया तो उन्होंने भी हाँ या ना नहीं की, मगर उन्होंने ये कह के टेस्ट ऑथेंटिसिटी इसकी इस्टेब्लिश कर दी कि इसके जो मंदरजात हैं इससे ये प्रूव होता है कि कोई साजिश नहीं हुई थी। मगर उसके अगर कंटेंट उस मुबैना साइफर के अगर पढ़े जाएं तो मेरा कम से कम ये ख्याल है कि उसमें स्टेट डिपार्टमेंट ने वो एक आउट ऑफ द वे जाके आउट ऑफ लाइन थे।
बहुत ज़्यादा सख्त अल्फाज में, ख़ासतौर में ये कहना कि अगर ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाता है इमरान खान के ख़िलाफ़ तो फिर ये आपकी जो है हम इसको भूल सकते हैं। तो मैं आपका व्यू चाह रहा हूँ सेनेटर साहब कि आपने इसको किस तनाजुर में देखा है, क्या कहेंगे आप? फिर भाई बिलाशुबा पाकिस्तान में बहुत बड़ी ये कंट्रोवर्सी रही, इसको पीटीआई ने खास अंदाज में इस्तेमाल करने की कोशिश जरूर की, उनका अपना मौकफ होगा, लेकिन मैं कुछ ऐसी चीजों का प्रिवी हूँ कि जिसकी बुनियाद पे मैं ये कह सकता हूँ कि इस साइफर के आने से बहुत पहले अपोजिशन ने आपस में तय कर लिया था कि अदम एतमाद लेकर वो आए। फॉर एग्जाम्पल बिलावल साहब ने फरवरी के अंदर इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च किया और इस्लामाबाद पहुंचते ही और उससे पहले तमाम अपोजिशन आपस में तय कर चुकी थी कि जैसे ही वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो यहाँ पर आकर अदम एतमाद फाइल होगा। जो साइफर है वो तो उसके 7 मार्च के बाद का इंसिडेंट है और उससे पहले इमरान खान साहब खुद ऑन रिकॉर्ड है कि जिसमें उन्होंने गालिबन दिसंबर में या नवंबर में जब उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया, एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि अपोजिशन अदम एतमाद की मेरे खिलाफ तैयारी कर रही है। तो उसको अदम एतमाद से लिंक करना उसके अंदर मैं कोई खास कोई इतना आर्गुमेंट के अंदर जान नहीं महसूस करता। इमरान खान साहब ने अनफॉर्चुनेटली अपने दौरे हुकूमत में हम आप और मैं बहुत सी ऐसी चीज़ों से भी वाकिफ हैं जो शायद टीवी पर नहीं कही जा सकती, लेकिन कोई ऐसी फॉरेन गवर्नमेंट नहीं थी, पाकिस्तान के देरीना दोस्त नहीं थे जिनके साथ अपने तल्लुकात अच्छे बरकरार रखे हों, चाहे वो अमेरिकन हों, चाहे वो यूरोपियंस हों, चाहे वो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हों, हत्ता कि तुर्की और मलेशिया जैसे लोगों के साथ भी उन्होंने अपने इमेच्योरिटी की वजह से ताल्लुकात काफ़ी ख़राब कर लिए थे। तो इसके ऊपर सैडली पीटीआई हैज़ नो फ्रेंड्स अब्रॉड, नो फ्रेंड्स आउटसाइड पाकिस्तान, और उसकी उन्हें एक अभी इस माहौल में उन्हें कॉस्ट पे करनी पड़ रही है। मैं क्विकली आपसे जानना चाहूँगा कि आप उन 2-4 लोगों में से थे कि पीटीआई की गवर्नमेंट का तो उनका फिर जो निकाले गए तो उनको तो अपने करदा ना करदा गुनाहों की सज़ा मिल गई। ये मगर पिछले 15 महीनों के अंदर जो हुआ, जो इश्यूज़ के हवाले से, जो कंट्रोवर्शियल लेजिस्लेशन के हवाले से, गवर्नेंस के हवाले से और महंगाई ब्ला ब्ला ब्ला, एक लंबी लिस्ट है। आप और 2-4 और थे मेरे ज़हन में जो है शायद खाकान अब्बासी गो के उन्होंने गवर्नमेंट नहीं छोड़ी थी मगर वो भी बड़ा दिलेरी से बोलते रहे। आपने तो दिलेरी से बोलने की सज़ा भी काटी कि आपने अपनी पार्टी से तो नहीं बस सेनेट से इस्तीफ़ा दे दिया। तो मैं इसलिए आपका बड़ा आप उन चंद लोगों में से जिनका इंडिपेंडेंट एक व्यू है, तो आप ये पिछले 15 महीने की उसको परफॉर्मेंस को कैसे जज करेंगे? आमिर भाई शुक्रिया फॉर योर जेनरस कमेंट, वेरी काइंड ऑफ यू। जो पिछले 15 महीने गुजरे उसके अंदर उसमें नो कॉन्फिडेंस से पहले जो अपोजिशन की पोजीशन थी, जो पीडीएम का बयानिया था, वो तो पाकिस्तान के अवाम के सामने इन्होंने रखा कि जी इमरान खान साहब का जो दौरे हुकूमत है ये एक हाइब्रिड दौर है, इसमें इंसानी हकूक की बड़ी खिलाफ वर्जियां हुई, प्रेस फ्रीडम्स जो है वो खत्म हुई, पॉलिटिकल स्पेस खत्म हुई और हम इसके खिलाफ है और हम हुकूमत में आएंगे तो इसको हम तब्दील करें। लेकिन हमने जो पिछले 15 महीने देखे इसमें अनफॉर्चुनेटली हमने वो सफर देखा कि जिसमें एक हाइब्रिड हुकूमत से हम हाइब्रिड 2.0 की तरफ आ गए और इन 15 महीनों के अंदर वही जो चीजें जो शायद इमरान खान साहब के दौर के अंदर नहीं की जा सकी थी वो बड़ी प्राउडली इस दौर के अंदर वो खिदमात की सर अंजाम दी। आप इंसानी हकूक के हवाले से लेजिस्लेशन उठाकर देख लें, आप कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज के हवाले से देख लें, तमाम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के हवाले से देख लें, कुछ भी नहीं बदला पाकिस्तान में। और उल्टा वजीर आजम साहब जगह जगह हर मौके पर और इस बड़े फखरिया अंदाज से कहते रहे कि मुझे इस हुकूमत का जितना प्रोग्राम है वो तो आर्मी चीफ की जानिब से आया है, उसको मुकम्मल करने का उन्होंने प्रोग्राम मुझे दिया। तो इससे हमने पार्लियामेंट की सैंक्टिटी खत्म होते हुए देखी, जुडिशरी की सैंक्टिटी खत्म होते हुए देखी, उनके ऑर्डर्स फ्लाउट किए जाते रहे। कोई इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान में ऐसा बचा नहीं कि जिसकी सैंक्टिटी हो। और अनफॉर्चुनेटली सारी की कॉस्ट जो पे की वो पाकिस्तान के अवाम ने की। मईशत की आप हालत देखें, जो बिजली और गैस यूटिलिटीज जो महंगी हुई, जो इन्फ्लेशन ऊपर गई, और फिर सबसे बड़ी बात कि हमारे माशरे के अंदर जो एक उम्मीद खत्म हुई, जो पाकिस्तान से माइग्रेशन हुई। हम कितने लोगों को जानते हैं अपने कुर्ब
जवार में लोगों को जानते हैं जो मुल्क छोड़कर निकले, और पाकिस्तान से इस वक्त इतने लोग निकल रहे हैं यहाँ से, ब्रेन ड्रेन जो हो रहा है वो सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि लोगों की यहाँ पर होप खत्म होती जा रही है। तो पीटीएम का जो स्कोर कार्ड है उसमें तो अनफॉर्चुनेटली उसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है। क्विकली ये मुझे ब्रेक का कह रही हैं, मैं आपसे चाह रहा हूँ उस वक्त क्विकली आप जो निगरान गवर्नमेंट आ रही है, ये नहीं पता कि ये 6 महीने रहेगी, 8 महीने रहेगी, तो इस पे आपकी क्या उम्मीद है क्विकली? मेरे ख्याल से जी 90 डेज पे जो हमने आईनी शेख एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन वायलेट कर दी है, अब एतमाद और कॉन्फिडेंस से कोई भी पाकिस्तान में नहीं कह सकता कि इलेक्शन पाकिस्तान में कब होंगे और ये ट्रांजिशन जो इस हुकूमत का था वो हो पाएगा। ये बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच मुस्तफा नवाज खोखर साहब हमारे साथ मौजूद थे। फौरी तौर पे एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, स्टे विद अस। बाद एक बार फिर से हम प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहेंगे। आपने आमिर साहब मुस्तफा नवाज खोखर साहब से सवाल पूछ लिया, मगर आपने इसका कोई जवाब नहीं दिया कि आप इनकी गवर्नमेंट को जो 15-16 महीने कितना क्या रेट करेंगे? उनकी गवर्नमेंट को मैंने क्या कहना है, जो शायद खान अब्बासी साहब कह गए हैं कि ये हमारी हिस्ट्री की बदतरीन पार्लियामेंट थी, और मैं 30 साल कवरेज जो करता रहा हूँ पार्लियामेंट की, 20 साल मैंने तकरीबन रोज़ कॉलम लिखा है, वहाँ पार्लियामेंट्री डायरी लिखते थे, तो वो इसलिए मैं भी अपने तजर्बे बेस है मैंने इस तरह की देखी ही नहीं। ये अब से नहीं, ये कोई जो इन्हतात है पिछले 5-10 साल से शुरू हो गया था, मगर ये एक एक्सट्रीम थी क्योंकि गलती की चाहे पीटीआई ने बहुत बड़ी गलती की, और ये बिल्कुल इरेलेवेंट हो गई थी। और उसके जो आखिरी वाले दिनों में जिस तरह इन्होंने 100 के करीब लेजिस्लेटिव पीसेस है, कानून साजी 100, और ये दर्जनों में पिछले एक हफ्ते के अंदर कोई 44-45 जो है बिल पेश कर दिए हुए हैं। और जो कुछ हुआ है सिर्फ ये हमारा सारा ध्यान कुछ लेजिस्लेशन पे रहा, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि उसके सारी सोसाइटी के ऊपर जमहूरियत, अदालतों, मीडिया पे इम्पैक्ट आता है। मगर बाकी चीज़ें जो आखिरी दिनों में की हैं गवर्नमेंट ने, वो उससे भी है। फॉर एग्जांपल MNAs MPs को जो फंड्स दे गए हैं, वो अब 3-3 महीने पहले उनकी एलोकेशन भी करके चली गई हैं। नॉर्मली सितंबर में होती हैं, इन्होंने कहा जी पहले कोई 51 अरब, कोई एकनेक जो है वो कोई 200-300 अरब रुपए पास कर गया है। बिल्कुल वहाँ पे एक मिस्र का बाजार लगा हुआ था, उन्होंने कहा जी ले आई जाओ, कर जाओ, किसने एक्सटेंशन करानी है, किसने ठेका लेना है, जिसको जो चाहिए फटाफट बिल्कुल जो है 100 कानून के अलावा जो है आप ये देखें कि साथ में उन्होंने चुप करके 2 दर्जन के करीब जो है ना 21वें ग्रेड 20वें ग्रेड की तरक्कियां कर दी अपने मंजूर नज़र अफसरान की, और काफ़ी उनमें से जायज़ हैं, बिल्कुल सही हैं, मगर उन जायज़ के साथ ज़्यादती हो जाती है, बीच में कुछ नाजायज़ भी कर देते हैं, सिफारशी कर देते हैं, उसकी वजह से फिर जो है ये शिकायतें रह जाती हैं। उन्होंने कोई ये जो तरक्कियों की थी आखिरी 7-8 महीने की ही नहीं। ये जो आप अपनी मर्ज़ी के और कई दफ़ा नाजायज़ लगा के जाते हैं, उनकी फिर पर्सनल लॉयल्टी होती है आपके साथ, तो वो आइंदा 5-10 साल तक उन्होंने ही रहना होता है, तो वो आपको ये डिलीवर करते रहते हैं। पहली बात, सो 2 दर्जन वो की 2 दर्जन के करीब यूनिवर्सिटियां कर गई हैं जो कि HEC की बगैर अप्रूवल के कर गए हैं, और वो भी मुल्क के एजुकेशनल सिस्टम का मजीद सत्यानाश होने जा रहा है। जाते जाते जो एक और खबर आ गई है पेट्रोलियम डिवीजन से, वहाँ भी अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए गए हैं। जाते जाते गवर्नमेंट वो भी करती गई है। क्विकली ये बता दूं कि सिंध के अंदर भी जो है ना उसी स्पीड के साथ जो यहाँ किया गया है वहाँ भी जाते हैं, उनके 2-1 दिन रहते हैं। उन्होंने 2 हफ्तों से आखिरी इजलास में 32 बिल्स मंजूर किए हैं। सिंध के 140 से ज़ायद सूबाई महकमों में नई भर्तियों के लिए इश्तिहारात जारी हैं, और सजावल ता टंडू मोहम्मद खान रोड की तामीर के लिए 25 अरब रुपया लगाया। लोगों को थोड़ा हजम करने दें आमिर साहब, थोड़ा सा हजम करने दें लोगों को। टाइम थोड़ा है। मेरे पास अभी 2 मिनट है, मैं चाह रही हूँ कि लोगों को पता चले कि इनफैक्ट हो क्या रहा है यहाँ पे। हो ये रहा है कि ये फंड्स जो होते हैं ये जुलाई के अंदर उन्होंने सितंबर के मकसद करिए सितंबर में किए जाते हैं, मगर इनकी हुकूमत क्योंकि जा रही है, उन्होंने कहा पैसे दे दो, पहले ही दे दो, ताकि बाद में लुटाया जा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह क्विकली पंजाब की हम स्टोरियाँ करते रहे हैं कि वहाँ भी LDA के अंदर वो उनकी मंजूर नज़र गवर्नमेंट है, ख़ास जो 1-2 सोसाइटीज़ हैं जिनके रिश्तेदार और जिनके डायरेक्टली ताल्लुकात हैं गवर्नमेंट के साथ, वो अपने फेवरेबल LDA से लेते जा रहे हैं। उसकी एक मैं फॉलोअप करीब दूंगा। मगर बाकी जो एक रह गया प्रोविंस KP का भी उन्हें 6 महीने बाद ख्याल आ गया है कि जनाब हमारे ये जो 1 दर्जन के करीब जो वज़ीर हैं
कि इलेक्शन कमीशन को भी ख्याल आ गया है कि ये तो सियासी पार्टियां से मुंसलिक है और इनकी वाबस्तगी सियासी पार्टियों से है, तो उन्होंने जो है ना उनको सियासत में मुलविस वज़रा, मावरीन और मशीरों को फौरी डी नोटिफाई कर दिया है। और ख्याल है कि जो है ये 21 जनवरी को जो है ये तैनात किया गया था। 21 जनवरी के बाद ये आज ये किया जा रहा है कि जनाब ये इनको ये ख़त्म किया जा रहा है। चलो एक अच्छी चीज़ हो गई है, मगर 6 महीने का भी ये हिसाब ले लें कि उन्होंने क्या है कि वहाँ पे लड़ाई चल रही है कि वो कल परसों जो एक फंक्शन था JUI कोई उद्घाटन किसी का, वो तख्ती काट रहे थे। आप ये जो इशारा करते हैं बड़ा खतरनाक इशारा है, फीता काट रहे थे। ऐसा लगता है भी आप शहबाज शरीफ साहब का नाम लेंगे। तख्तियां तो यूं ये फीता काट रहे थे, तो ANP की जो खातून आ गई तो वो उन्होंने शोर मचा दिया, ANP वाले पैसे तो हमने एलोकेट किए। ओ भाई निगरान गवर्नमेंट है, पैसे आपके कहाँ से हो गए, वैसे ही गवर्नमेंट के होते हैं, पर यहाँ तो गवर्नमेंट है ही नहीं है। तो आप मेरा लब फाइनली हो गए हैं 2 मिनट आपके पूरे। मेरे 2 मिनट में क्लोजिंग की तरफ जा रही हूँ, मगर सोच रही हूँ आमिर साहब के पाकिस्तान की जब हम सियासत की बात करते हैं बड़ा संजीदा मौजू होता है, मगर हमारी सियासी जमातों ने ऐसे मज़ाक़ खेज़ हरकतें और इस किस्म के इक़दाम उठाए हैं कि हंसी आती है कि रियासत पाकिस्तान के ये संजीदा लोग जो अवाम का मैंडेट लेके वोट लेकर आते हैं वो कर क्या रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़।